नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रकरण 3 कक्षा 9वीं इतिहास में भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियों का जो शेष भाग बचा था नक्सलवाद 1967, संप्रदायवाद, प्रदेशवाद, ये तीनों की जानकारी हम हासिल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम नक्सलवाद की तरफ। नक्सलवादी आंदोलन यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। नक्सलवादियों ने अल्पभूधारक किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया और वर्ष 1967 में नक्सलबारी क्षेत्र के कुछ कृषि क्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे रोककर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इस विद्रोह की प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुए उन्हें नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। जमींदारों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए कृषि समितियों को स्थापित करना, बड़े जमींदारी की जमीनों को छीन लेना, उनका अलग अलग परिवारों के वितरण करना नक्सलवादी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। आगे चलकर यह आंदोलन अपने उद्देश्यों से दूर चला गया। शासन का कोई भी उपक्रम या कल्याणप्रद योजना जनता तक न पहुंचे, इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ली। नक्सलवादी समांतर व्यवस्था निर्माण करने का प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन गई। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल था। बाद में आंदोलन आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम का कुछ प्रदेश, तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर के कुछ प्रदेश, मध्य प्रदेश बालाघाट, मंडला, उड़ीसा के कोरापुर में फैला हुआ अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सशस्त्र पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA नामक संगठन की स्थापना की। यह संघर्ष अब भी जारी है। उसके बाद आते हैं हम संप्रदायवाद। संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और अखंडता के सन्मुख एक गंभीर चुनौती है। संकीर्ण धार्मिक दुराभिमान में संप्रदाय का जन्म होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश में संप्रदायवाद के बीज बोए। हमारे देश के विभिन्न धर्मों के लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह सौहार्द के साथ रहते आए हैं। किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना और अपने अपने धर्म के प्रति उचित गौरव का भाव रखना कोई बुरी तो बात नहीं है, परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लांग जाता है तब उसका रूपांतर दुराभिमान अथवा कट्टरता में हो जाता है। परिणामता धर्मांधता उत्पन्न होती है। धर्मांधता संप्रदायवाद की नींव है। धर्मांधता के कारण व्यापक राष्ट्रीय हितों को बुलाया जाता है। अलग अलग धर्म के लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त हो जाता है। दूसरे धर्म के परंतु जो हमारे देश बंधु है उन्हें शत्रु समझा जाता है। एक दूसरे के तीज त्योहारों, पर्वों, उत्सवों, अवसरों पर इकट्ठे आना भी कम होने लगता है। धर्मांधता के कारण अपने आसपास की घटनाओं और लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण कलुषित और विषैला बन जाता है। कुछ लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विचार भी धर्म के दायरे में रहकर करते हैं। विशिष्ट धर्म के अतः राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं। हम पर निरंतर अन्याय हो रहा है। सरकार हमारे समाज के साथ पक्षपात कर रही है। यह भावना सभी धर्मों के लोगों की बन जाती है। वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं। अपने धर्म के लोगों के प्रति अथवा धार्मिक प्रतीकाओं का जो जाने अनजाने में कोई अवमानना कर दे उसकी परिणति दंगे फसाद में हो जाती है। सैकड़ों निरपराध और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो जाती है। सार्वजनिक शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास के साथ साथ जीने का आधार होता है। यदि यह विश्वास ही समाप्त हो जाए तो सामाजिक एकता को आघात लगता है। सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता कैसे साधेंगे? हम सभी को एक धार्मिक संप्रदाय के साथ पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक है। हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच घुल मिल जाना चाहिए। एक दूसरे के पर्व त्योहारों में हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। धार्मिक सौहार्दता को नष्ट होती है। इसके लिए कौन से आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक कारण है, इसकी हमें खोज करनी चाहिए। संप्रदाय को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मता को दृढ़ करने का यही एकमात्र उपाय है। उसके बाद हम चलेंगे प्रदेशवाद की तरफ। यह प्रदेशवाद अपने प्रदेश के प्रति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना प्रदेशवाद कहलाता है। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं केरलियन हूँ, मैं तमिलनाडु, परंतु बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ इसलिए दूसरे प्रांतों के लोगों से श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ, इस तरह की भावना रखना अनुचित।
प्रांताभिमान हो जाता है। अपने प्रदेश प्रति अनुभूत होने वाली आत्मीयता को ऐसे अनुचित प्रांत दुराभिमान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद बढ़ता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश का विकास आते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप में पिछड़ गए। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से विकास हुआ, परंतु ओडिशा, बिहार, असम जैसे राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए। आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की नींव है। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास होता है वह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति साधते हैं। जिन राज्यों का ऐसा विकास नहीं होता है वे राज्य शैक्षणिक, नागरिक सुविधाओं के बारे में कुछ पिछड़ जाते हैं। इन राज्यों को विकास के वह अवसर प्राप्त नहीं होते जो प्रगत राज्यों के लोगों को उपलब्ध रहते हैं। ये राज्य शैक्षणिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता जैसी समस्या से ग्रस्त रहते हैं। इसमें अलग अलग राज्यों के बीच की सौहार्दता नष्ट हो जाती है और इसका दुष्प्रभाव राष्ट्रीय एकात्मता पर होता है। अतः हमें इस आर्थिक संतुलन की समस्या को शीघ्र हल कर लेना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार प्रयत्नशील है, हम भी प्रयत्नशील रहे। प्रदेशवाद प्रगत और अप्रगत दोनों राज्यों के प्रभावित कर सकता है। हम प्रगत है क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, हमारी संस्कृति मूलतः श्रेष्ठ। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना जब विकसित होती है तब विकसित राज्यों के लोगों को हीन समझने, अविकसित राज्यों के लोगों को हीन समझने लगते हैं विकसित राज्य वाले। वे लोग अपने विकास के लाभों अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें विपरीत पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागरूक करनी पड़ती है। इसके लिए वे स्थानीय परंपराओं, संस्कृति को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित अथवा उसका उत्तरदायित्व कर स्वयं का अलगपन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी से प्रदेशवाद को बल प्राप्त होता है, परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है। हमने भारत के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा चुनौतियों की अध्ययन किया, लेकिन अभी भी जनसंख्या, स्वच्छता, कृषि और किसानों की समस्या, दरिद्रता, मकान, दो समय का भोजन जैसी अनगिनत समस्याएं हमारे सामने चुनौती की लेकर सामने खड़ी है। अगले पाठ में हम आर्थिक क्षेत्र में जो हमारे प्रगति हुई उसका अध्ययन हम करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं प्रकरण नंबर 3 जो हमने अभी पढ़ा, भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियों का, उसका स्वाध्याय। यहाँ पे दिया हुआ है, संक्षेप में उत्तर लिखिए पेज नंबर 14 पर। अकाली दल में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या मांगे की, उसके बाद संप्रदाय को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बाद प्रदेशवाद का प्रबल बनता है, ये हमने आपको बता दिए हैं। निम्न अवधारणा अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको करना है। और ये जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है वह सारा का सारा आपको लिख के लाना है। उपक्रम भले ही बाद में करेंगे। अंतर्जाल की सहायता से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए। ये आपको करना है, आपके अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं। और संप्रदाय की पूरी शक्ति से विरोध करना आवश्यक है और निम्न संक्षिप्त रूपों में पूर्ण रूप लिखिए, ये भी आपको करना है। उसके बाद में अगले पीरियड में हम प्रकरण नंबर 4 आर्थिक विकास को देखेंगे। धन्यवाद।